हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो खत्म नहीं हो रहा है, साथ ही उसमें अलग अलग आयाम देखने को समय समय पर मिल रहे हैं, वैसे ही हमें कई सारी नई बातें भी पता चलती जा रही हैं। हाल ही में एक खबर से पता चला है कि रूस के द्वारा यूक्रेन के अंतर्गत कुछ खास तरह की माइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो माइंस हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इन माइंस को बटरफ्लाई माइंस के नाम से जाना जा रहा है। तो ये माइंस किस तरह से खतरनाक हो सकती हैं, माइंस को लेकर के जो रूस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, वो आरोप किसने लगाए हैं, और यूक्रेन के ऊपर भी एक समय ऐसे आरोप लगाए गए थे। तो इन सभी मुद्दों पर आज हमारा फोकस रहेगा। इस टॉपिक से जुड़े जो तकनीकी पहलू हो सकते हैं, परीक्षा उपयोगी जानकारी हो सकती है, साथ ही वो कन्वेंशंस जो माइंस से संबंधित रोकथाम की बात करते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है वो है रूस पर लगे बटरफ्लाई माइंस के उपयोग के आरोप। तो इन माइंस को बटरफ्लाई माइंस भी क्यों कहा जा रहा है, इसको भी जानेंगे। तो खबर इससे जुड़ी आई थी। आज के इसमें टॉपिक में हम डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन यूके इंटेलिजेंस रिपोर्ट से शुरू होगा, जहां पर यूनाइटेड किंगडम की जो एजेंसी है उसने ऐसी जानकारी दी है। वो सर्वे कर रहे थे, उसके बाद उनको कुछ ऐसी जानकारी पता चली। ठीक, बात करेंगे बटरफ्लाई माइंस क्या है, किस तरह से काम करती है, इनको नाम बटरफ्लाई क्यों दिया गया है, क्या कुछ और नाम भी है, तकनीक कैसे इसकी काम करती है, इसका कैसा उपयोग किया जाता है। क्योंकि रूस की बात है तो रूस आज के समय तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, केवल इसके पहले भी इस्तेमाल किया गया था, और उस समय जो रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे, तो सोवियत संघ और अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान भी इसका कुछ जुड़ाव देखने को मिलता है, उसको भी जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन क्या कहते हैं, इसको लेकर के क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, और हम टॉपिक को उसके साथ ही समाप्त करेंगे। शुरू करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से, यह विषय जुड़ेगा जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। तो जो खबर है उसके मुताबिक पता चला है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के रक्षा मंत्रालय ने कुछ जानकारी दी है। वो यूक्रेन युद्ध के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पर जांच कर रहे थे, और वे इस आधार पर भी जांच कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है उसके दौरान कितनी नागरिकों की क्षति हो रही है, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कहें कौन कौन से कन्वेंशन का यहाँ पर एक तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध का खुफिया आकलन किया गया, जिसमें दो क्षेत्रों का नाम आया, डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क। तो इन दो क्षेत्रों में अब ऐसा कहा गया है कि रूस अब वहां पर बटरफ्लाई माइंस बिछाता हुआ जा रहा है। ठीक, तो रूसी सेना द्वारा PFM-1 श्रृंखला, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल संभावित रूप से किया जा रहा है इस क्षेत्र में। ठीक, इस क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क, कहां पर है ये? तो ये यूक्रेन का मैप है, जिसमें इन क्षेत्रों को अगर हम देखेंगे तो क्रामाटोर्स्क वाला एरिया ये है, ये वाला पॉइंट, और डोनेट्स्क का एरिया ये वाला है। ठीक, यूक्रेन से रिलेटेड जो उसके ज्योग्राफिकल एरिया है उसके बारे में आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन रिवीजन के तौर पर एक बार देख लीजिए। इसकी जो सीमा है, बेलारूस, पोलैंड, इधर हंगरी, ठीक, इधर रोमानिया, इधर माल्डोवा के साथ लगती है। इस तरफ आएंगे तो इधर पे रशिया का एरिया एक बड़ा क्षेत्र इसका कवर करता है। यह है क्रीमिया वाला पोर्शन, जिसको रूस ने 2014 के समय एक तरीके से उस पर कब्जा कर लिया, और बाकी क्षेत्रों पर भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं, इस मैप में आपको दिखाई देगा। तो जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से जो यूक्रेन के कई सारे क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे करके रूस की सेना उनमें आगे बढ़ती जा रही है, और इस समय वो रूस की सेना में या फिर जो रूस के द्वारा समर्थित लोग हैं उस क्षेत्र के रहने वाले, उनके अंतर्गत ये एरिया आ रहे हैं। तो जो रेड कलर से दिख रहा है वो लगभग वही वाले क्षेत्र हैं, और क्रीमिया वाला हिस्सा तो रूस ने 2014 के आसपास पहले ही कब्जा कर लिया था। अब ये वाला एरिया लगभग जो रेड कलर से है, इस पर भी रूस आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा गया कि जिस समय यहाँ पर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच में टकराव हो रहा था, तो रूसी सैनिक यहाँ से आगे बढ़ रहे थे और यूक्रेन के सैनिक पीछे हट रहे थे। ठीक, तो यूक्रेन के सैनिक जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे थे, वो इन क्षेत्रों में इस तरह की माइंस को बिछाते हुए चल रहे थे, ताकि जब रूसी सैनिक आगे बढ़े तो उनके ऊपर इन माइंस का एक तरीके से अटैक हो और वो यहाँ पर हताहत हो, घायल हो, मारे जाएं। ऐसा कहा गया है, मार्च के आसपास ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली थी। और अब जानने को मिला है कि रूस भी इस तरह की माइंस बिछा रहा है। दोनों ही तरह के जो आरोप है, दोनों ही आरोपों में जो नुकसान होगा वो सैनिकों का तो होगा ही, लोगों का भी होगा। ठीक, तो यूके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि रूस द्वारा
यूक्रेन के रक्षा कर्मियों की आवाजाही को बाधित करने के मकसद से ये माइंस बिछाई जा रही है। अगर आप रूस का वर्णन देखेंगे तो उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि यूक्रेन ने इस तरह की माइंस को बिछाया हुआ है, लेकिन अभी जो एंगल है वो यूके वाला हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सैन्य और स्थानीय नागरिक आबादी दोनों के इससे हताहत होने की संभावना है, क्योंकि जो माइंस है जब आप उनका कार्य समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो इस तरह की माइंस है कि उनको सामान्य रूप से छोड़ दिया गया है, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप में ट्रेन तो है नहीं, तो कोई भी व्यक्ति उसको छू सकता है, उसके ऊपर पैर रख सकता है, उससे घायल हो सकता है। अभी मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें रूस का एंगल भी देखने को मिला, तो रूस ने ऐसी ही कुछ बातें उसमें यूक्रेन के लिए कही थी, लेकिन इस वाली रिपोर्ट में इस तरह की बात है। ठीक है, अभी हालांकि हम इसका निष्कर्ष जरूर देखेंगे। तो PFM-1S का इस्तेमाल सोवियत अफगान युद्ध के समय भी देखने को मिला था, जिस माइंस की हम अभी बात कर रहे हैं। तो उस समय इससे क्या क्या नुकसान देखने को मिला था, किस तरह की संभावनाएं थी, उनको जानेंगे। सोवियत युग की माइंस अब समय के साथ खराब होती जा रही हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में जानने को मिला है। तो जो माइंस है उस समय उनकी जितनी एक्यूरेसी थी अब वो उससे ज़्यादा खराब हो गई है। माइंस पड़े पड़े इस तरह खराब हो गई कि अब जब उनसे नुकसान होगा तो वो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो सकता है। ठीक, जो कैजुअलिटीज़ है और ज़्यादा हो सकती हैं। माइंस में क्या होंगे, छर्रे होंगे, तो जैसे ही बिखरेंगे जो व्यक्ति होगा वो उससे घायल हो जाएगा। तो अब बात करें इस माइन की, जिसे बटरफ्लाई माइन कहा गया है, क्या है। इसको PFM-1 से लिखते हैं और इसे ही पेटल नाम से भी जानते हैं, PETAL। इसका एक वर्जन है PFM-1 जो काफी पुराना है, और दूसरा वर्जन है PFM-1S। इनमें अंतर यह है कि जो पहले वाला वर्जन है वो अपने आप धमाका नहीं कर सकता जब तक उस पर किसी और का पैर या फिर कोई ऐसी स्थिति ना बने कि उसके ऊपर दबाव आए। ठीक, दूसरी वाली जो है वो इस तरह की है, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म के साथ तैयार किया गया है, जो 1 घंटे से लगा करके 40 घंटे के अंतर्गत फट सकती है अपने आप। ठीक, तो इनको बटरफ्लाई माइंस या ग्रीन पैरट के नाम से भी जानते हैं, चूंकि इनका जो नाम है इनके आकार और रंग के चलते कुछ इस तरह से दिया गया है, और देखने में इनकी जो संरचना है तितलियों जैसी है। बीच का एक हिस्सा, यहाँ पर दो तरफ से पंख जैसी दो संरचनाएं। ठीक, तो ये जिस तरह की इनकी संरचना है बहुत आकर्षक लगते हैं, बच्चों को खिलौने के रूप में दिखाई देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें बच्चों के ऊपर भी इसलिए देखने को भी मिला है। अफगान युद्ध की भी हम बात करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब चूंकि छूने के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, छूते ही लगभग इनमें एक्टिवेशन हो जाता है, और ये अपेक्षाकृत कम विस्फोटक है। तो इनसे एक जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो व्यक्ति इसको छुएगा या फिर जो बच्चा इसको छुएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके जो अंग हैं वे क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और वह अपाहिज की तरह जिंदगी जी सकेगा। तो एक बड़ा नुकसान है किसी भी जीवन के लिए। ठीक, यानी घायल और अपंगता इसके चलते मिलेगी। इसके अलावा इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर हम मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे तो इनका जो बनावट है उसमें प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके जो ऊपर का खोल है इसको प्लास्टिक से बनाया गया है अधिकतर भाग, तो संभावना ऐसी होती है कि मेटल डिटेक्टर में भी ये डिटेक्ट ना हो पाए। ठीक, ये इसकी एक और खासियत हो गई। इसके अलावा PMF की जो सीरीज है उसकी जो माइंस है पॉली इथाइलिन से निर्मित है। संरचना की अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल, 2 पंख दिखाई देते हैं हमें इस तरह से। ठीक, इसमें भी खासियत है कि एक पंख इसका मोटा है और दूसरा पंख पतला है। जो मोटा वाला पंख है उसमें मुख्य फ्यूज के लिए प्रेशर एक्टिवेशन की व्यवस्था है जो कि इससे जुड़ती है बीच वाले इसके सेटअप से, ये वाला पंख। और जो दूसरा वाला पंख है पतला वाला, वो जब इसको हवा से छोड़ा जाता है या फेंका जाता है तो स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको तितली नाम दिया गया है, उड़ता हुआ सा आता है। अब इसकी तकनीक के बाद इसके उपयोग को भी समझें। तो पहली बात, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा जब भी कोई युद्ध की स्थितियां आएंगी, तो एक अच्छा हथियार साबित हो सकता है किसी भी सेना के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में इसको फैला दिया जाना, उसके बाद जो भी वहां पर सैनिक मौजूद होंगे वो इससे घायल होंगे। तो हेलीकॉप्टर से इनको गिरा दिया जाता है या फिर तोप से या फिर मोर्टार से लॉन्च कर दिया जाता है, उसके गोले का उपयोग करके इसका बैलिस्टिक फैलाव एक तरीके से इनको बिखेर दिया जाता है अलग अलग तरीके से, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि एक पूरा इसका सेटअप किस तरह से है, जिसमें अलग अलग तरह से इसको इस तरह जोड़ के रखा जाता है, और जब इसको फैलाया जाएगा तो कई सारे जो है एक साथ जाकर के संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाएंगे। ठीक, जब ये गिरेंगे तो विस्फोट नहीं होगा, ये खास बात है, गिरते ही फटेगा नहीं, लेकिन जब बाद में किसी के संपर्क में आएगा तब ब्लास्ट होगा। यानी लगभग इसके ऊपर अगर 5 किलो का दबाव डाला जाए तब ब्लास्ट हो सकता है, और 5 किलो का जो दबाव है वो 40 ग्राम विस्फोटक
को विस्फोट करने में आसानी से कारगर हो सकता है। 40 से 80 ग्राम के आसपास इसमें विस्फोटकों को भरा जाता है। और जो हमने दूसरा वाला सेगमेंट इसका चर्चा किया जो टाइमर के हिसाब से फटता है, इस समय वो बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है। ठीक, तो इसका हरा रंग है इसलिए इसको ग्रीन पैरेट भी कहते हैं। ठीक, अब बात करें सोवियत संघ और अफगानिस्तान से जुड़ाव की इसकी, तो 1970 के दशक के आसपास इसका जो निर्माण है वो देखने को मिलता है। और अमेरिकी सेना ने उस समय जो कई तरह की अलग अलग माइंस बनाई थी उसको ही एक तरह से सोवियत वालों ने कॉपी किया, उसके डिजाइन को अपग्रेड करते हुए इस तरह की एक माइन का निर्माण किया। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब हमें दिखाई दिया कि लगभग 1 लाख से ज्यादा इस तरह की जो माइंस है वो अफगानिस्तान में छोड़ी गई। और उस समय भी जब हमला हो रहा था तो जो मुजाहिदीन लड़ाके थे अफगानिस्तान के, उनको रोकने के लिए, चूंकि वो उस समय पहाड़ी इलाकों में और उस तरह के क्षेत्रों में दर्रों में चले जाते थे, तो ये बहुत कारगर साबित हुई क्योंकि उनको दर्रों के आसपास छोड़ दिया गया। तो दर्रों में ऐसी ऐसी जगहों पर जब ये बिखर गए तो लोग जैसे ही वहां से गुजरते थे तो उसके ऊपर धमाका हो जाता था। तो वहां पर इस अफगानिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इसका ठीक ठाक उपयोग देखने को मिला। लगभग अनुमान है कि 30,000 से ज्यादा अफगान इसमें शिकार हुए और बड़ी संख्या में बच्चे भी इसमें घायल हुए। कुछ तस्वीरें अगर आप देखें तो समझ में आएगा कि उस समय की स्थितियां क्या थी, क्योंकि बच्चों को एक खिलौने जैसा दिखाई देता था तो वो जाकर के उत्सुकतावश इसको उठा लेते थे, खेलने लगते थे और फिर उसके बाद धमाका और वे अपने अंगों को खो देते थे। इस वजह से अभी जो ये चर्चा में है इसकी पुरानी विभीषिका को देखते हुए इस समय इसका नाम जब चर्चा में आया तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया उसके बारे में समझना और उसको रोकने जाने से संबंधित प्रयासों को जानना। तो इससे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को अगर हम देखें तो एक कन्वेंशन है एंटी पर्सनल लैंडमाइन कन्वेंशन, जो कि तो कनाडा के अंतर्गत कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर थे और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर नॉर्वे के, उन्होंने इसकी शुरुआत एक तरह से देखने को मिलती है यूएन के अंतर्गत। इस कन्वेंशन को ओटावा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ओटावा कन्वेंशन या फिर एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी। एंटी पर्सनल का मतलब हुआ कार्मिकों से संबंधित यानी गैर कार्मिक जो माइन बैन है उससे संबंधित ट्रीटी। 1997 का ये कन्वेंशन है और इसको पूर्ण प्रतिबंध के रूप में लाया गया था। तो अब अगर देखा जाए कि रूस और यूक्रेन क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो रूस और यूक्रेन इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए उन पर ये जो संधि है बाध्यकारी नहीं होगी। हालांकि उनके ऊपर एक जो संधि बाध्यकारी होगी वो ये वाली होगी, द प्रोटोकॉल ऑन प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ माइंस, बूबी ट्रैप्स एंड अदर डिवाइसेस एज अमेंडेड ऑन 3 मई 1996 एंड अदर डिवाइसेस तक इसका नाम है। उसको 3 मई 1996 को इसमें संशोधन किया गया था। ठीक, अमेंडेड प्रोटोकॉल 2, ये जो प्रोटोकॉल 2 था इसमें ही संशोधन किया गया था। प्रोटोकॉल 2 था तो प्रोटोकॉल 1 भी होगा। जी हाँ, 1980 के आसपास इस तरह की जब संधि को अपनाया गया तो संधि में तीनों क्लॉज एक साथ अपना लिए गए, प्रोटोकॉल 1, 2 और 3। 2 को आगे चल करके संशोधित किया गया। ये संधि पूरी तरह से प्रोहिबिशन यानी कि रोकथाम की बात नहीं करती, पूरी तरह से निषेध की बात नहीं करती, केवल उसको कम करने की बात करती है। तो इसके अंतर्गत दोनों देश आते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर यह होगी कि दोनों का ही एक दूसरे पर आरोप है कि वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो सेकंड वाला, तो इसका जो अमेंडमेंट है वो 3 दिसंबर 1998 को फोर्स में आया और इसको लाया गया था जो पुराना वाला इसका क्लॉज था उसको और बेहतर तरीके से एड्रेस करने के लिए। ठीक, तो अब समस्या यही है इस वक्त देशों के सामने कि एक कन्वेंशन जो पूरी तरह से रोकथाम करता है उसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, दूसरा वाला जो रोकथाम करता है उसको कोई मानता हुआ नहीं दिख रहा, केवल कम करने की बात है। तो इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों के पास ही सोवियत दौर के जो इस तरह की माइंस है भर भर करके रखी हुई है, एक दूसरे के ऊपर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समस्या शुरू होती है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कि कानूनों में जो विसंगतियां हैं उनको बेहतर किया जाना होगा, उनको दुरुस्त करना होगा। साथ ही क्योंकि अभी युद्ध की स्थितियां हैं तो अभी दोनों देश इस कंडीशन में नहीं होंगे कि आकर के इसमें हस्ताक्षर करने कोई बैठे या फिर कोई इसका आगे इस्तेमाल करे या इसमें कोई संशोधन लाए। तो अभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है नागरिकों की सुरक्षा। विशेष रूप से तय करना होगा वहां पर कि चूंकि सैनिकों के लिए लगाई जा रही माइंस, चाहे वो रूस लगाए या फिर यूक्रेन लगाए, लेकिन उससे नागरिक भी हताहत होंगे। दूसरी बात, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी कार्मिक के जीवन की भी बात करता है, उसके लिए इस तरह के हथियारों को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि एक लंबे समय का दौर देखा गया जब माइंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ठीक,
तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सैनिक है उनकी भी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक प्रयास होना चाहिए जिसके अंतर्गत इनको निष्क्रिय किया जा सके। तो इनको निष्क्रिय करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, निष्क्रिय हो सकती हैं, लेकिन इस दिशा में जब दोनों ही देश मिल करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे या फिर आने वाले समय में जो माइंस बिछाई जा रही हैं उनका बिछाया जाना बंद करेंगे, तभी कोई सुधार हो सकता है और लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। ठीक, अब एक सवाल देखें इससे जुड़ा, सवाल केवल प्रीलिम्स के लिए लिया गया है आज। प्रश्न है, एंटी पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन कब अपनाया गया? 1990 में, 1994 में, 1997 में या फिर 2005 में? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप इसका जवाब दे सकते हैं ताकि पता चल सके कि आपने सेशन को कितना बारीकी से सुना है। ठीक, तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।